सन 1928 में एक युवा वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा वाली कणों के अस्तित्व का दावा किया। एक ऐसा बयान जो हाइजेनबर्ग को लगभग पागल कर देने वाला था। जैसे ही उन्होंने उन शब्दों को सुना, पाउली ने घोषणा की कि वे क्वांटम भौतिकी को छोड़कर उपन्यास लेखन में समर्पित हो जाएंगे। हाइजेनबर्ग की प्रतिक्रिया और भी तीव्र थी। बोहर को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति पूरी तरह से बेतुकी है। मैं तो हताशा में क्षेत्र बदलने पर विचार कर रहा हूं। हालांकि जो और भी प्रभावशाली साबित हुआ वो 4 साल बाद इस प्रतीत होने वाली बेतुकी भविष्यवाणी का प्रमाणन था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एंडरसन ने एक कोहरे कक्ष में एक अजीब निशान कैद किया। ये इलेक्ट्रॉन जैसा था, लेकिन विपरीत आवेश वाला। ये मानवता का एंटी मैटर से पहला सामना था, और ये खोज इंगित करती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में हर अरब कणों में से केवल एक ही बचा था, जबकि बाकी नष्ट हो गए। हमारी अपनी अस्तित्व, आपकी और मेरी, अरबों के पैमाने पर एक चमत्कार है। वो युवा कौन था जिसने भौतिकी की दुनिया को अराजकता में डुबो दिया? उसका नाम पॉल डिराक था, एक 26 वर्षीय अंग्रेजी भौतिकीविद। 1902 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में जन्मे उनके पिता एक कठोर फ्रेंच शिक्षक के कारण घर में फ्रेंच बोलने के लिए मजबूर किया गया, जिसने उन्हें बचपन से ही मौन और अंतर्मुखी बना दिया। उनका बचपन कभी शांत नहीं रहा। मौन भोजन और निरंतर शैक्षणिक दबावों के बीच वे बाद में एक ऐसी शख्सियत में बदल गए जिसे मौन और भावनात्मक अभिव्यक्ति से लगभग रहित बताया जाता है, लेकिन एक तीक्ष्ण बुद्धि से संपन्न जो ब्रह्मांड के सबसे गहन रहस्यों को चीरती है। जैसे एक सर्जिकल चाकू जो अज्ञात के पर्दे को सटीकता से काटता है, उसकी धार की सटीकता में एक ठंडी स्पष्ट स्वाद की तरह जो जीभ पर बर्फीले पानी की तरह लगती है। उन्होंने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। वहां वे जटिल तकनीकों की भूल भुलैया वाली जंगल में भटकते हुए महसूस करते थे। मशीनों की गूंज और तारों के उलझे जाल के बीच उनकी मन गणित की शुद्धता की लालसा करता था। वो क्रिस्टल जैसी स्पष्टता जो रेगिस्तान के बीच में शुद्ध पानी के एक घूंट के ताज़ा स्वाद को जागृत करती है। फिर वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहां जीवंत शैक्षणिक वातावरण प्राचीन सम्मेलन कक्षों में फुसफुसाती चर्चाओं से भरा, पॉलिश लकड़ी और पुरानी किताबों की सुगंध से युक्त उनके उभरते प्रतिभा को पोषित करता था। उस अवधि में जर्मनी में वे अजीब ढंग से व्याख्यान देते थे। भौतिकीविद यूजीन विग्नर ने उनके शिक्षण शैली को तकनीकी मैनुअल पढ़ने जैसा बताया। एक भावनाहीन आवाज़ जो हल्की हवा की तरह लगातार बहती है, जो पुरानी किताबों की घिसी हुई पृष्ठों को छूती है। कोई मुस्कान नहीं, कोई जोरदार स्वर नहीं, केवल संख्याएं और समीकरण जो एक अशांत सटीकता से प्रवाहित होते हैं, जैसे एक खाली कक्ष में घड़ी की अटूट टिक टिक। हालांकि इस अजीब दिखने वाले युवा ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे भौतिकी के दिग्गज भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। डिराक क्या जांच रहे थे? वे आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत को क्वांटम भौतिकी से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 20वीं सदी के 20 के दशक भौतिकी के लिए अराजक लेकिन रोमांचक काल थे। न्यूटन का शास्त्रीय दुनिया नए खोजों के भार से ढह रही थी। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत सटीक मापों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता था, जैसे ब्रह्मांड मानवता के साथ एक शाश्वत छिपन छिपाई खेल खेल रहा हो, स्थिति और वेग को एक साथ प्रकट करने से इनकार करता हो, एक चंचल रंग के साथ जो स्पर्श पर बंद होने वाली फूल की मायावी सुगंध को जागृत करता है। श्रोडिंगर की तरंग समीकरण कणों को छोटी तरंगों के रूप में वर्णित करता था जो अंतरिक्ष से गुजरती हैं, विशाल कक्ष में गूंजती संगीत नोटों की तरह, एक अनुरणन के साथ जो जीभ पर सामंजस्यपूर्ण गूंज की तरह महसूस होता है। और आइंस्टीन ने 1905 में विशेष सापेक्षता सिद्धांत से समय और स्थिति की धारणा बदल दी। जैसे वास्तविकता के धागे को तानते हुए एक तनाव के साथ जो दबाव में रस्सी की सूक्ष्म चटकाहट की तरह महसूस होता है। 1905 में आइंस्टीन ने प्रसिद्ध सूत्र ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा प्रकाश की गति का वर्ग प्रकाशित किया। ये समीकरण दिखाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए स्विट्जरलैंड के बर्न में एक शांत सुबह, घड़ियों की टिक टिक और हवा में तैरती हल्की कॉफी की सुगंध, जबकि आइंस्टीन अपनी मेज पर बैठे वो सूत्र लिखते हैं जो भविष्य में परमाणु ऊर्जा के द्वार खोलेगा। एक खोज का स्वाद जो ताज़ा परोसी गई कप के कड़वे और उत्तेजक बात के स्वाद की तरह टिकता है। हालांकि एक समस्या उभरी। इस सूत्र की वर्गमूल लेने पर 2 समाधान मिलते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा वाला, दूसरा नकारात्मक ऊर्जा वाला। शास्त्रीय भौतिकी में नकारात्मक ऊर्जा अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए सभी ने इसे नज़रअंदाज किया। लेकिन डिराक अलग थे। सापेक्षता और क्वांटम भौतिकी को जोड़ते हुए उन्होंने देखा कि नकारात्मक ऊर्जा का समाधान अपरिहार्य था।
क्वांटम क्षेत्र में कण तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं और एक साथ कई स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। वे पारंपरिक नियमों की उपेक्षा करते हैं। यदि नकारात्मक ऊर्जा वाले कण वास्तव में अस्तित्व में होते तो इलेक्ट्रॉन अनंत ऊर्जा छोड़ सकते थे, नकारात्मक ऊर्जा के निचले स्तरों में गिरकर अंततः पूरे ब्रह्मांड को विनाश की ओर खींचकर, एक झरने की तरह जो जीभ पर नमक की हिमस्खलन की भारी स्वाद को जागृत करता है। यही वो था जिसे हाइजेनबर्ग आधुनिक भौतिकी का सबसे अंधेरा हिस्सा मानते थे। कल्पना कीजिए हाइजेनबर्ग को बिखरे बालों और अनिद्रा की रातों से थकी आंखों के साथ कोपेनहेगन में धुंधली रोशनी वाले कक्ष में, जबकि समुद्र की लहरें खिड़की से टकराती हैं, जैसे ब्रह्मांड के गुप्त फुसफुसाहट अनंत खाई के किनारे पर महसूस करते हुए, हवा में समुद्री नमक के बाद के स्वाद के साथ। सिद्धांत तार्किक रूप से पूर्ण था, लेकिन व्यावहारिक रूप से विनाशकारी। पाउली इसे असहनीय पाते थे। उन्होंने एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने गंभीरता से कहा कि वे क्वांटम भौतिकी छोड़कर एक यूटोपियन उपन्यास लिखेंगे। मानव बुद्धि के शिखर पर ये पुरुष एक 26 वर्षीय युवा द्वारा करियर बदलने पर विचार करने के लिए मजबूर हो गए। उनकी हताशा इतनी गहरी थी। पाउली अपनी सीधी दृष्टिकोण और बैठक कक्षों को भरने वाली हंसी के लिए प्रसिद्ध, अचानक भौतिकी की दुनिया को विदेशी पाते, जैसे एक अंधेरी जंगल में फंसे बिना निकास के गिरे पत्तों की नम सुगंध हवा में व्याप्त। हालांकि डिराक ने हार नहीं मानी। 1928 में उन्होंने एक नया समीकरण निकाला जो बाद में डिराक समीकरण के रूप में जाना गया। ये समीकरण सापेक्षता और यांत्रिकी क्वांटम को पूर्ण रूप से जोड़ता है। ये उच्च गति से चलने वाली कणों के व्यवहार की आश्चर्यजनक सटीकता से भविष्यवाणी कर सकता है। डिराक समीकरण सूखे गणितीय प्रतीकों की सरल श्रृंखला नहीं था। ये एक उत्कृष्ट कृति थी जो इलेक्ट्रॉन को घूमती हुई इकाई के रूप में वर्णित करता है, एक छोटी गेंद की तरह जो चक्करदार तरीके से घूमती है और उसके चुंबकीय आघूर्ण की अविश्वसनीय सटीकता से भविष्यवाणी करता है, जैसे एक टॉप का सटीक घुमाव जो अंधेरे में प्रकाश का निशान छोड़ता है। उदाहरण के लिए सोना पीला क्यों है? सोने के नाभिक में 69 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इतनी ताकत से आकर्षित होते हैं कि उनकी गति प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाती है। श्रोडिंगर का पारंपरिक समीकरण इसे सही ढंग से गणना नहीं कर सकता, लेकिन डिराक समीकरण कर सकता है। सूरज के नीचे चमकते सोने के बारे में सोचिए। वो रंग सरल सौंदर्य नहीं है, बल्कि कुछ रोशनी की अवशोषण का परिणाम है। इलेक्ट्रॉन की प्रकाश गति के निकट दौड़ के कारण एक चमक के साथ जो बहते शहद के सुनहरे और गर्म स्वाद को जागृत करता है। पारा कमरे के तापमान पर तरल क्यों रहता है? समान कारणों से डिराक समीकरण सही स्पष्टीकरण देता है। कल्पना कीजिए चमकती पारे की बूंदें जो सतह पर लुढ़कती हैं, बिना अन्य धातुओं की तरह ठोस होने के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से चलते हैं कि रासायनिक बंधनों को बदल देते हैं, एक तरलता के साथ जो त्वचा पर तेल के फिसलन की तरह महसूस होती है। हालांकि इस समीकरण ने एक उपउत्पाद पैदा किया। इसने पहले कभी ना देखी गई कण की भविष्यवाणी की। ये इकाई इलेक्ट्रॉन की समान द्रव्यमान वाली थी, लेकिन विपरीत आवेश वाली। डिराक ने इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहा। उस समय कोई भी इसके वास्तविकता में विश्वास नहीं करता था। इसे सरल गणितीय खेल माना जाता था। मोड़ 1932 में आया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर छात्र कार्ल एंडरसन काम कर रहे थे। 1905 में न्यूयॉर्क में स्वीडिश आप्रवासी माता पिता से जन्मे। वे एक भीड़भाड़ वाले शहर में बड़े हुए जहां जहाज़ों की सीटियां और नियॉन रोशनी मिश्रित होती हैं, लेकिन उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विज्ञान का शांत मार्ग चुना, जहां दूर प्रशांत महासागर की नमकीन सुगंध उनके दिनों में व्याप्त होती है। उनका काम कॉस्मिक किरणों की जांच से संबंधित था। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? वे उच्च ऊर्जा वाली कणों के प्रवाह हैं जो ब्रह्मांड से पृथ्वी पर बमबारी करते हैं। वे लगातार हमारे वायुमंडल पर हमला करते हैं, दूर सितारों की अदृश्य वर्षा की तरह, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को आकाशीय फुसफुसाहट के साथ ले जाते हैं। एंडरसन ने उन्हें कोहरे कक्ष नामक उपकरण से देखा। कोहरे कक्ष संतृप्त वाष्प से भरा होता है। जब आवेशित कण गुजरते हैं, वे सफ़ेद निशान छोड़ते हैं, आकाश में विमानों द्वारा खींची गई धाराओं की तरह, एक सफ़ेदी के साथ जो ताज़ा बर्फ के शुद्ध स्वाद को जागृत करता है। एक दिन एंडरसन ने एक फोटोग्राफ में एक अजीब निशान खोजा। ये रास्ता चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के विपरीत तरीके से मुड़ता था, जैसे एक सकारात्मक आवेश वाला इलेक्ट्रॉन। शुरू में एंडरसन ने सोचा कि ये प्रोटॉन था। प्रोटॉन सकारात्मक आवेश वाला है, लेकिन वे गलत थे। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना है। वो हवा में इतनी दूर यात्रा नहीं कर सकता था। निशान एक इलेक्ट्रॉन जितनी हल्की कण इंगित करता था। एंडरसन ने उस छवि को लंबे समय तक जांचा होगा। धुंधली रोशनी वाले प्रयोगशाला में, मशीनों की गूंज के बीच, दिल की धड़कन तेज, महसूस करते हुए कि उन्होंने कुछ विशेष खोजा है, एक धड़कन के साथ जो दूर ड्रम की थाप की तरह महसूस होती है। उन्होंने पूरी तरह से नहीं कण खोजी थी। उन्होंने इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहा, अर्थात पॉजिट्रॉन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नेगेट्रॉन नाम देने की कोशिश की, लेकिन वो नाम नहीं चला। सितंबर 1932 में एंडरसन ने इस खोज को एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया। दुनिया स्तब्ध रह गई। जानते हैं, जब एंडरसन ने पॉजिट्रॉन खोजा, वे डिराक की भविष्यवाणी से अनजान थे। प्रयोगात्मक भौतिकीविद के रूप में वे प्रयोगशाला कार्य में डूबे थे और सैद्धांतिक विकास से अपडेट नहीं थे।
ये बिना नक्शे के सोना खोजने जैसा था, हाथों में खोदी गई मिट्टी की सुगंध के साथ। और डिराक, उन्होंने 1928 में पॉजिट्रॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वे खुद संशयी थे। जब एंडरसन का लेख प्रकाशित हुआ, डिराक ने अपने मन में सोचा होगा, मेरा भगवान, ये अमूर्त गणनाएं सत्य साबित हुई। ये विज्ञान की सबसे संयोगपूर्ण खोजों में से एक थी। एंडरसन का इरादा डिराक के सिद्धांत की जांच नहीं था, वे केवल कॉस्मिक किरणों का अवलोकन कर रहे थे और एंटी मैटर पर ठोकर खा गए। 1936 में एंडरसन को पॉजिट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 31 वर्ष की उम्र में वे इतिहास में भौतिकी नोबेल के सबसे युवा विजेताओं में से एक बने। हालांकि रहस्य जारी रहा, नकारात्मक ऊर्जा वाली कणों के भूत बने रहे। यदि पॉजिट्रॉन नकारात्मक ऊर्जा स्तरों में गिर सकते तो ब्रह्मांड पहले ही नष्ट हो चुका होता। डिराक ने एक और साहसिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये डिराक सागर था। उन्होंने माना कि शून्य खाली नहीं है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों से भरा अनंत गहन सागर है। ये नकारात्मक ऊर्जा स्तर पूरी तरह से भरे हुए थे, एक भरे हुए सिनेमा हॉल की तरह, कोई खाली सीट नहीं। इसलिए सामान्य सकारात्मक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं गिर सकते थे, वे सकारात्मक ऊर्जा स्तरों में वफादारी से बने रहते थे। तो पॉजिट्रॉन क्या है? डिराक ने स्पष्ट किया कि ये सागर में एक छेद है। जब एक नकारात्मक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, सागर में एक छिद्र बनता है। ये छिद्र सकारात्मक आवेश वाली कण के रूप में प्रकट होता है, अर्थात पॉजिट्रॉन। यदि एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है, इलेक्ट्रॉन सागर में गिरकर छिद्र भरता है, दोनों गायब हो जाते हैं, ऊर्जा छोड़ते हुए। इस प्रक्रिया को विनाश कहा जाता है। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं? हमारे पैरों के नीचे का शून्य वास्तव में अदृश्य इलेक्ट्रॉनों का सागर है। हम उसकी सतह पर तैरती बुलबुले की तरह हैं। शांत शून्य में धीरे से लहराती लहरें, एक शांति के साथ जो तारों वाली रात में हर्बल चाय के शांत स्वाद को जागृत करता है। ये सिद्धांत जितना बेतुका लगता था, गणितीय रूप से सुसंगत था। उस समय कई प्रमुख भौतिकीविद इसे बहुत काल्पनिक पाते थे, लेकिन इसमें दोष नहीं ढूंढ सके। बाद में 1941 में स्विस भौतिकीविद स्टूकलबर्ग ने एक अधिक सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि नकारात्मक ऊर्जा वाली कण समय में पीछे की ओर यात्रा करने वाली के बराबर हैं, जबकि सकारात्मक ऊर्जा वाली एंटी पार्टिकल आगे जाती हैं। ये विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन गणितीय रूप से वैध है। जैसे समय ब्रह्मांड के प्रवाह में विचित्र चाप बनाता है, एक वक्रता के साथ जो सर्पिल नदी के घुमाव की तरह महसूस होती है। वर्षों बाद प्रसिद्ध भौतिकीविद रिचर्ड फाइनमैन ने इस अवधारणा को अपने प्रसिद्ध फाइनमैन आरेखों में व्यक्त किया। फाइनमैन आरेखों में एंटी पार्टिकल समय में पीछे की ओर यात्रा करने वाली कण है। 70 के दशक में हर कण की अपनी एंटी पार्टिकल होती थी। इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन के लिए एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए एंटी न्यूट्रॉन। उनके समान द्रव्यमान होते हैं, लेकिन विपरीत आवेश। यदि एक कण और उसकी एंटी पार्टिकल मिलते हैं, वे विनाश करते हैं और सारी द्रव्यमान को शुद्ध ऊर्जा में बदल देते हैं। ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा प्रकाश की गति का वर्ग सूत्र के अनुसार। ये ब्रह्मांड का एक रहस्य पैदा करता है। हमारा ब्रह्मांड मैटर से क्यों बना है, न कि एंटी मैटर से? बिग बैंग ने मैटर और एंटी मैटर को समान मात्रा में उत्पादित किया होना चाहिए था। उस स्थिति में वे पूरी तरह से विनाश हो जाते, ब्रह्मांड को केवल फोटोनों से भरकर। कोई सितारे नहीं, कोई आकाशगंगाएं नहीं, हम नहीं, लेकिन हम अस्तित्व में हैं। ये इंगित करता है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों में मैटर ने एंटी मैटर पर थोड़ी सी बढ़त ली थी। वैज्ञानिक गणना करते हैं कि हर अरब कण एंटी कण जोड़ों के लिए एक अतिरिक्त मैटर कण था। ये अतिरिक्त मैटर कण विनाश युद्ध से बचे। उन्होंने वर्तमान ब्रह्मांड की सारी मैटर बनाई। आप, मैं, पृथ्वी, सूरज, आकाशगंगाएं, सब कुछ अरबों की पैमाने पर इस असममिति से निकलता है। ये असममिति कहाँ से आती है? ये आधुनिक भौतिकी का एक सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने सीपी सममिति उल्लंघन, लेप्टोजेनेसिस तंत्र जैसी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, और हाल ही में 2025 में यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला CERN के प्रयोगों ने नए संकेत प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए LHCb प्रयोग ने बैरियन में मैटर और एंटी मैटर के बीच असममिति का अवलोकन किया। ये बैरियन के क्षय में चार्ज पैरिटी सममिति उल्लंघन की पहली बार खोजा गया। ब्रह्मांड में मैटर की प्रधानता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, जैसे ब्रह्मांड एक सूक्ष्म पूर्वाग्रह प्रकट कर रहा हो। अवलोकनों के साथ जो लैम्ब्डा बी सौंदर्य बैरियन और उनकी एंटी मैटर समकक्षों के व्यवहार में अंतर की खोज शामिल है। उच्च ऊर्जा कण संगठनों की सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर आधारित जो मानक मॉडल से परे नई भौतिकी का सुझाव देती हैं। ये खोज जुलाई 2025 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित इंगित करती है कि असममिति के अंतर्निहित तंत्र में वर्तमान सिद्धांतों द्वारा वर्णित न की गई अंतरक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। बैरियोजेनेसिस के लिए निहितार्थ के साथ वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में बैरियोनिक असममिति उत्पन्न करती है, एक खोज का स्वाद जागृत करते हुए जो कार्मेलाइज्ड प्याज की परतों की तरह खुलता है, अप्रत्याशित गहराइयों को प्रकट करता है। इसके अलावा अल्फा प्रयोग ने एंटी हाइड्रोजन के उत्पादन और संचय में स्मारकीय प्रगति दर्ज की। लेजर से ठंडा किए गए बेरिलियम आयनों का उपयोग करके सहानुभूति ठंडा करने की तकनीक में पॉजिट्रॉनों के ठंडा करने का नया तरीका विकसित किया, जो 15,000 से अधिक एंटी हाइड्रोजन परमाणु उत्पादित करने की अनुमति देता है।
ये क्रांतिकारी विकास नवंबर 2025 में नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में रिपोर्ट किया गया एंटी मैटर की जांच को नाटकीय रूप से तेज करता है। वैज्ञानिकों को इन परमाणुओं का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देता है, जैसे हाथ में ब्रह्मांडीय पहेली का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ना, एक दक्षता के साथ जो पिछली दर को 8 गुना बढ़ाती है और हाइड्रोजन तथा एंटी हाइड्रोजन के बीच अधिक सटीक तुलनाओं के लिए मार्ग खुलती है, ब्रह्मांड की मौलिक सममिति का परीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त बेस प्रयोग ने एंटी प्रोटॉनों की मापों में प्रगति की। पेनिंग ट्रैप्स का उपयोग करके उन्हें कैद करते हुए एकल एंटी प्रोटॉन पर पहली सुसंगत स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, चुंबकीय आघूर्ण का अधिक सटीकता से मूल्यांकन किया और सूक्ष्म अंतर प्रकट किए जो मैटर की प्रधानता को रोशन कर सकते हैं। जुलाई 2025 में एक प्रदर्शन के साथ जो स्पिन अप और स्पिन डाउन अवस्थाओं के बीच सुसंगत दोलनों को 50 सेकंड तक बनाए रखता है, एक मील का पत्थर जो मानक मॉडल का रिकॉर्ड सटीकता से परीक्षण करता है। ये खोजें शोधकर्ताओं को उत्साहित करती हैं, जैसे वे नए ज्ञान के सागर के किनारे पर हों। ग्रैंड हैड्रॉन कोलाइडर LHC के डेटा की लय दूर लहरों की तरह गूंजती हो, अज्ञात की नमकीन सुगंध से भरी। 2024 में CERN के ग्रैंड हैड्रॉन कोलाइडर LHC ने नए प्रयोगों की श्रृंखला शुरू की। वे मैटर एंटी मैटर असम्मिति की उत्पत्ति की खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने एंटी मैटर के लिए विशेष ट्रैप बनाए, चुंबकीय क्षेत्रों से एंटी हाइड्रोजन परमाणुओं को निलंबित करके और उनकी गुणधर्मों का अध्ययन करके। दर्पण दुनिया की भूतों को सहलाने की तरह, एक कोमलता के साथ जो त्वचा पर रेशम के स्पर्श को जागृत करता है। एंटी मैटर का व्यावहारिक अनुप्रयोग सिद्धांत से परे दैनिक जीवन में है। अस्पतालों में पॉजिट्रॉन उत्सर्जन टोमोग्राफी स्कैनर एंटी मैटर का उपयोग करते हैं। डॉक्टर रोगी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप युक्त ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं। ये आइसोटोप पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। जब एक पॉजिट्रॉन शरीर में इलेक्ट्रॉन से मिलता है, वे विनाश करते हैं और विपरीत दिशाओं में 2 गामा किरण बीम उत्पन्न करते हैं। डिटेक्टर इन किरणों को कैद करते हैं और शरीर के आंतरिक का त्रिविमीय छवि पुनर्निर्माण करते हैं। ये कैंसर, हृदय रोगों और अन्य विकृतियों के निदान में मदद करता है। कल्पना कीजिए एक शांत जांच कक्ष, स्कैनर की हल्की गूंज और धुंधली रोशनी, जबकि पॉजिट्रॉन हर साल लाखों जीवन बचाने में योगदान देते हैं। एंटी मैटर को अमूर्त अवधारणा से आवश्यक चिकित्सा उपकरण में बदलकर एक प्रभाव के साथ जो ठंडे दिन में सूप की आरामदायक गर्मी की तरह महसूस होता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक कैंसर चिकित्सा में एंटी प्रोटॉनों के संभाव्य का अन्वेषण कर रहे हैं। वे रोगी कोशिकाओं पर सटीकता से निशाना साध सकते हैं, स्वस्थ ऊतकों को न्यूनतम क्षति पहुंचाते हुए, अंधेरे में पार करने वाली तीर की तरह आशा का निशान छोड़ते हुए। भविष्य में एंटी मैटर अंतरिक्ष यानों के इंजनों को प्रेरित कर सकता है, विशाल ऊर्जा छोड़कर मानवता को दूर सितारों की ओर ले जाने के लिए। इंजनों की दहाड़ और पृथ्वी छोड़ने की उत्तेजना के बीच एक साहस का स्वाद जो विदेशी मसाले की तीखीपन की तरह टिकता है। 1933 में डिराक को परमाणु सिद्धांत की नई उत्पादक रूप की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने इसे श्रोडिंगर के साथ साझा किया। उस वर्ष डिराक 31 वर्ष के थे, लेकिन जब उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया वे हमेशा की तरह शांत रहे। उन्होंने लगभग कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखाया और केवल धन्यवाद तक सीमित रहे, जैसे पुरस्कार उनकी जीवन की सिम्फनी में एक छोटा नोट हो। डिराक का निजी जीवन नाटकों से भरा था। 1934 में मित्र यूजीन विग्नर ने उन्हें अपनी बहन मार्गेट से मिलवाया। वे लगभग कण एंटी कण जोड़े की तरह थे। विपरीत, डिराक सहानुभूति से रहित, मौन और अंतर्मुखी थे, उफनती नदी में ठोस चट्टान की तरह। मार्गेट जीवंत और बातूनी थी, एक अटूट भंवर की तरह, एक उफान के साथ जो बुलबुलाती पेय की तरह जागृत करता है। डिराक अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी से अवगत थे, हालांकि ये विवाह विचित्र रूप से सुखी रहा। ये डिराक की मृत्यु तक 1984 में चला। एक सामान्य परिचित ने एक क्लासिक वाक्य कहा, उन्होंने उसे स्थिति दी, उसने उसे जीवन दिया। ब्रह्मांड में कण एंटी कण जोड़े हैं, यदि वे मिलते हैं एक दूसरे को नष्ट करते हैं, लेकिन मानवीय जोड़े एंटी मैटर की तरह हो सकते हैं। यदि वे मिलते हैं वे पूर्ण संतुलन बनाते हैं। जीवन के कपड़े में फिट होने वाली पहेली के टुकड़े, विज्ञान की आंधी में गर्मी और शांति उत्पन्न करते हुए, एक सामंजस्य के साथ जो संतुलित व्यंजन में स्वादों के पूर्ण मिश्रण की तरह चखा जाता है। उस निर्णायक क्षण 1932 पर लौटे जब एंडरसन ने वो फोटोग्राफ कैद किया। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो सरल सफ़ेद रेखा मानव के ब्रह्मांड धारणा बदल देगी। एंटी मैटर की खोज ने न केवल डिराक की जंगली भविष्यवाणी की पुष्टि की, बल्कि एक नई दुनिया के द्वार खोले। इसने प्रकट किया कि ब्रह्मांड कल्पना से अधिक सम्मित और जटिल है, लेकिन और भी रहस्यमय। आज वैज्ञानिक प्रश्न पूछते रहते हैं, अरबों के पैमाने पर यह असम्मिति कहाँ से आती है? क्या ब्रह्मांड की गहराइयों में एंटी मैटर आकाशगंगाएं छिपी हैं? क्या हम एंटी मैटर को अंतिम ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर भविष्य के किसी दिन उभर सकते हैं, ठीक एंडरसन के प्रयोगशाला क्षण की तरह।
और ये सब उस शर्मीले युवा से निकलता है जिसने 1928 में जर्मनी के एक मंच पर वे शब्द बोले, वो व्यक्ति जिसने इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व की समझ बदल दी।